उत्तरकाशी दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी बाबा बौखनाथ मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में की शिरकत, भगवान से प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद सीएम ने सिलक्यारा टनल का किया निरीक्षण, इंजीनियर संग चर्चा कर सुरंग की स्थिति के बारे में ली जानकारी, सुरंग निर्माण में जुटे कर्मचारियों को भी दी बधाई। सोनिया और राहुल गांधी को समन भेजे जाने पर कांग्रेस में आक्रोश, उत्तराखंड में जगह जगह ईडी ऑफिस के बाहर कांग्रेसियों ने किया जोरदार प्रदर्शन, केंद्र सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप। चकराता में शिक्षक पर युवती के साथ दुष्कर्म का आरोप, पीड़िता ने जहर खाकर की आत्महत्या की कोशिश, किसी को बताने पड़ती थी जान से मार देने की धमकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से कुछ खास खबरों के साथ। उत्तरकाशी के एक दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। ऐसे में नवनिर्मित बाबा बौखनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सीएम शामिल हुए हैं, जहां पर बता दें कि सीएम ने बाबा बौखनाथ की पूजा अर्चना की और बाबा बौखनाथ से प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इसके अलावा सीएम ने करोड़ों की लागत से बने सिलक्यारा टनल के ब्रेक थ्रू कार्यक्रम में मौजूद रहे, साथ ही टनल का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा भी मौजूद रहे। वहीं सीएम ने कहा कि सिलक्यारा टनल हादसे के समय हमने संकल्प लिया था कि हम बाबा बौखनाथ का मंदिर बनाएंगे, जो संकल्प हमने पूरा कर दिखाया है। साथ ही सीएम ने ब्रेक थ्रू कार्यक्रम को संबोधित भी किया। और समर्पण का भी जीवंत उदाहरण भी है। भाइयों बहनों, हम सभी को याद है 12 नवंबर 2023 का वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन आज भी हम सब की स्मृति में है, जब टनल निर्माण के दौरान अचानक भूस्खलन हो जाने से, मलबा आ जाने से 41 श्रमिक भाई इस सुरंग में फंस गए थे। उस समय पूरे देश में, और मैं देश के साथ साथ दुनिया में भी कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, पूरी दुनिया और देश के लोगों ने उन हमारे श्रमिक भाइयों की कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करी। उस अंधेरी सुरंग में जहां ऐसा लग रहा था कि उम्मीद की किरण मंद पड़ गई है, वहां बाबा बौखनाथ ने हम सब के रक्षक के रूप में, हमारे संरक्षक के रूप में, हम सब के आराध्य देव के रूप में हमारे भीतर शक्ति और विश्वास का संचार किया। और जब हमने सुरंग के मुख पर बाबा बौखनाथ जी को विराजमान किया, मैं स्वयं यहां पर था, तभी उसके 2 दिन में तीसरे दिन हम लोग 2 या तीसरे दिन, दूसरे तीसरे दिन बाबा की कृपा से, और हमारे वो जो जिनको बुला रहे थे, नहीं, वो हमारे बलरिया जी, माली जी भी थे हमारे साथ, और हम बड़े परेशान थे, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, क्या करें। आसमान की तरफ देखते थे, कुछ दिखाई नहीं देता था, जमीन में देखते थे, कृष्ण कुमार जी कुछ समझ में नहीं आता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रातःकाल 8 साढ़े 8 बजे रोज हमसे जानकारी देते थे कि अब क्या प्रगति है, अंदर खाना पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, अंदर ऑक्सीजन पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, अंदर दवाइयां जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं, कोई अस्वस्थ तो नहीं है, और सब उनको जानकारी देते थे। लेकिन मन में बराबर चिंता बनी रहती थी। आदरणीय प्रधानमंत्री के अभिभावक के रूप में हमको लगातार पर दिन 1 बार 2 बार 3 बार भी दिन में फोन से जानकारी देते थे। और उनके कार्यालय का, जो प्रधानमंत्री जी का कार्यालय है, प्रधानमंत्री जी का पूरा कार्यालय यहाँ पर आया हुआ, उनके प्रमुख जो सचिव हैं वह भी यहाँ पर थे,
उसके अलावा देश भर में जितनी तकनीकी हो सकती है, चाहे आगर मशीन लानी हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के जो हमारे टनल विशेषज्ञ हैं उनको यहाँ बुलाना हो, मद्रास से कोई टेक्नोलॉजी यहाँ लानी हो, इंदौर से कोई टेक्नोलॉजी लानी हो, हर प्रकार की टेक्नोलॉजी हमको यहाँ पर उपलब्ध करा रहे थे। और इसके साथ साथ मैं देश भर के उन विशेषज्ञों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, चाहे उसमें हमारे इंजीनियर हो, तकनीशियन हो, रेड माइनर्स हो, जिनको भी इस क्षेत्र में विशेषज्ञता थी, सारे लोगों ने अपना अनुभव भी दिया और हमको जो है सारी तकनीकी भी उपलब्ध कराई। लेकिन ये सब काम तभी हमारा संपन्न हुआ जब हमने बाबा बौखनाथ जी को उनके मुख में वहां पर माली जी के साथ विराजमान किया और सभी मजदूर तीसरे दिन बाहर निकल गए। एक चमत्कार पूरी दुनिया ने देखा। और उस समय मैंने बाबा बौखनाथ जी का मंदिर बनाने की घोषणा की थी। आज बाबा बौखनाथ जी के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के उपरांत जो हमारा एक संकल्प था कि बाबा का यहाँ पर भव्य मंदिर बने, वो संकल्प पूरा हो गया है। अब श्रद्धालुगण यहाँ आकर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। भाइयों बहनों, चिलकारा टनल अभियान दुनिया का सबसे जटिल और लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन था और उस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति ने मानवता और टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल कायम की। और वो हादसा हमारी तकनीकी मानवीय संकल्प की एक वास्तविक परीक्षा थी और मुझे गर्व है हम सब लोगों ने, और मैं यहाँ जो हमारे क्षेत्रवासी बैठे हैं, मैं क्षेत्रवासियों का भी, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का भी, यहाँ के हमारे धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले हमारे पत्रकार मित्रों का भी, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि सबने मिलकर सामूहिक रूप से अपना योगदान दिया। सभी विभागों ने योगदान दिया। यहाँ के क्षेत्र के लोग भी लगातार प्रार्थना कर रहे थे उन मजदूर भाइयों को, और मैं उन मजदूरों का अभिनंदन करना चाहता हूँ, उन श्रमिक भाइयों का, क्योंकि आप सोचिए कि 17 दिन तक सूरज नहीं दिखाई दे रहा है, रात हो रही है कि दिन हो रही है पता नहीं लग रहा है, लेकिन जब हम उनसे बात कर रहे थे, मैं लगातार उनसे यहाँ से बात कर रहे थे, हम लोग माइक्रोफोन से बात कर रहे थे, तो एक दिन तो बड़ी दुविधा की स्थिति हो गई कि हम लोग सोच रहे थे कि जो है 8-10 मीटर पर अब ब्रेक थ्रू होने वाला है, और जैसे ही ब्रेक थ्रू होने का नंबर आया पूरी मशीन ही फंस गई और सारे हमारे इंजीनियर, सारे आपके मॉर्थ वाले जो सचिव साहब, जैन साहब थे, और खुलबे जी थे, और हमारे मिश्रा जी थे, तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। सभी लोगों की समझ में नहीं आ रहा था हम सब लोग क्या करें। जनरल बीके सिंह जी थे। तो बाबा की कृपा से मैंने कहा कि ये अभियान जरूर हमारा सफल होगा। वो तो फिर अन्य ऑप्शन देखे जाने लगे कि वर्टिकल तरीके से भी जो है डील किया जाए, उधर बड़कुट की तरफ से भी किया जाए, नीचे की तरफ से भी किया जाए, चारों तरफ से काम किया जाए। जब ऊपर से करने लगे तो 80 फीट के आसपास जब ड्रिल हो गया तो वहां पानी बहुत ज्यादा मिल गया। पानी मिल गया और पानी मिलने के बाद फिर समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, नीचे कहीं ऐसा ना हो पानी का रिसाव होने लगे, उनको खतरा पैदा हो जाए। ऐसी अनेक बार ऐसी जटिलताएं हैं जब हमको लग रहा था कि आज ये ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, आज रेस्क्यू पूरा हो जाएगा, और जब हम बिल्कुल नजदीक पहुंच गए और इतना बड़ा झटका हमको लग गया कि कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था उसके बाद, तो मैंने कहा कि सबसे ज्यादा अगर इसमें परेशान होंगे तो हमारे जो अंदर फंसे हुए। ईडी की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन भेजने को लेकर कांग्रेस में काफी ज्यादा आक्रोश है। इसी के चलते उत्तराखंड में ईडी ऑफिस के बाहर कांग्रेसियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है। वहीं प्रदर्शन को देखते हुए ईडी कार्यालय के बाहर भारी सुरक्षा बल मौजूद रहा।
तो तानाशाही का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन जारी है। बता दें कि लगातार विपक्ष के ऊपर निशाना साधा जा रहा है। ऐसे तमाम आरोपों के बीच यहाँ पर कांग्रेसियों में, विपक्ष में बहुत ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। कांग्रेसियों का ये कहना है कि केंद्र सरकार तानाशाही कर रही है, केंद्र सरकार लगातार केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और इस वजह से वो लगातार कांग्रेस के तमाम बड़े अधिकारी हो या नेता हो या फिर विधायक हो या फिर सांसद ही क्यों ना हो, उनके घर ईडी की छापेमारी करा रही है, जो कि साफ तौर पर केंद्र सरकार की तानाशाही को दर्शाता है। ऐसे तमाम आरोपों के बीच यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ योगेश आर्य हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं। योगेश आर्य, आखिरकार किस तरीके से कांग्रेसियों का प्रदर्शन जारी है? देखिए निश्चित बिल्कुल आज कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने जो है वह ईडी कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया है। अगर देखा जाए तो देहरादून के अगर परेड ग्राउंड की बात की जाए तो वहां से एकत्रित हुए थे कांग्रेसी और वहां से कूच करते हुए सीधा ईडी मुख्यालय पर पहुंचे और जहां पर नारेबाजी करते हुए उन्होंने सरकार को भी जो है नारेबाजी की, सरकार के खिलाफ भी और साथ ही साथ ईडी और सीबीआई के खिलाफ भी नारेबाजी करते हुए उन्होंने कहा कि जो है लगातार जो है सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या शीर्ष नेतृत्व हो, उनको जो है ईडी के बहाने डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लगातार कांग्रेस जो है जनता के मुद्दों को उठाने का काम कर रही है, तो उनकी आवाज को दबाने के लिए ईडी का जो है प्रयोग किया जा रहा है। तो इस तरह के आरोप भी उनकी ओर से लगाए गए। उन्होंने कहा कि ईडी ने जिस तरह समन भेजा है, जिस तरह से उनको जो है डराने का काम किया है, ये कहीं ना कहीं जो है राजनीति के इशारे पर हो रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ भी रोष व्यक्त किया है। जी ठीक है योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हरिद्वार विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से छात्रों पर दर्ज किए गए मुकदमे को वापस लेने की मांग को लेकर अब एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के गेट पर धरना प्रदर्शन किया। ऐसे में कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि प्रबंधन कुछ छात्रों को झूठे मामलों में फंसा रहा है और वार्षिक उत्सव के दौरान फैली अश्लीलता के लिए प्रबंधन जिम्मेदार है। वहीं एबीवीपी नेता अभिजीत और जुनैद मलिक ने मांग की है कि विश्वविद्यालय के चेयरमैन सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और जिन छात्रों को निष्कासित किया गया है उन्हें बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि कॉलेज प्रशासन को बाहरी लोगों को कार्यक्रम में प्रवेश नहीं देना चाहिए था और छात्र शिक्षकों के बीच हुई झड़प में शिक्षकों की भूमिका भी यहां पर जांच का विषय होना चाहिए। गौरतलब है कि 12 अप्रैल को विश्वविद्यालय के वार्षिक उत्सव के दौरान हंगामा और मारपीट के मामले में 16 युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और इस धरने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को समझाकर शांत भी किया। और इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर यूसीसी से जुड़ी हुई है। यूसीसी को लेकर कैबिनेट बैठक में एक अहम फैसला लिया गया है, जिसके तहत अब उप निबंधक की वजह से यहां पर विवाह और तलाक के पंजीकरण के लिए अधिकृत होंगे। प्रदेश के सभी जिलों में स्थित उप निबंधक कार्यालयों में जल्द वसीयत के साथ विवाह और तलाक पंजीकरण भी हो सकेंगे। इससे आम नागरिकों को आसानी होगी। यह फैसला यूसीसी के प्रावधानों में सुगम और प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार जल्द ही उप निबंधक कार्यालयों में जरूरी बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की योजना भी बना रही है। समान नागरिक संहिता में अभी तक जो हमारे स्टैंप और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के सब रजिस्ट्रार थे, वो मात्र विल करने के लिए ही अधिकृत थे, विल के लिए ही वो सब रजिस्ट्रार थे। तो आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा उनको शादी और डिवोर्स शादी के लिए भी सब रजिस्ट्रार घोषित करने का। अब राज्य को धामी कैबिनेट ने बड़ी सौगात दी है। ऐसे में प्रदेश के सरकार और शासकीय स्कूलों में पहली बार 12वीं कक्षा में पढ़ रहे 10 लाख छात्रों को मुफ्त कॉपियां मिलेंगी। जी हां, इस प्रस्ताव पर धामी कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। बता दें कि अब तक इन बच्चों को प्रदेश में मुफ्त किताबें ही देने का प्रावधान था, लेकिन अब कॉपियां भी मिलेंगी। एक शिक्षा विभाग की, माध्यमिक शिक्षा विभाग की एक योजना पे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया, जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के जो बच्चे हैं उनको निशुल्क नोटबुक प्रदान की जाएगी। जैसे निशुल्क हम लोग पाठ्य पुस्तकें देते हैं, वैसे ही उनको नोटबुक भी उनको। चक्राता के जनजातीय क्षेत्रों में एक शिक्षक ने युवती के साथ दुष्कर्म किया है और किसी को भी इस बारे में बताने पर जान से मार देने की धमकी दी, जिसके बाद पीड़िता ने कीटनाशक खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। पीड़िता का कहना है कि उसके परिवार पर समझौता करने के लिए दबाव भी बनाया जा रहा। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। पता है 10 तारीख को मैं उनके साथ काम करने गई थी बगीचे में,
और उन्होंने मेरे साथ रेप किया है। तो इसमें ये है कि मैंने कंप्लीट किया है और मेरी फैमिली को गांव वाले परेशान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कंप्लीट आप ले लो और उन्हें घर पे बुलाओ, हम आपको पैसे देके मामला शांत कर देते हैं। स्कूल टीचर हैं प्याराम जोशी, उन्होंने एक लड़की के साथ पहले भी रेप किया था गाँव वालों से। वो हमें कल से लेकर ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं कि मान जाओ मान जाओ, कह रहे हैं कि अगर अभी नहीं मानेंगी तो बाद में फिर हम आपको गांव में नहीं, ऐसे गांव में आने नहीं देंगे। देखिए, जो पीड़िता है वो पुलिस के साथ में उसके माता पिता यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं और पीड़िता से हमारी बात हो चुकी है और उसको पूरी तरह से पुलिस अपनी तरफ से सुरक्षा प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त उसको हमारा भी यही है कि किसी भी तरह की इसमें अफवाह ना फैलाई जाए, क्योंकि हम लोग लगातार लगे हुए हैं और बहुत जल्द आरोपी को गिरफ्तार भी किया जाएगा। 4 टीमें काम कर रही हैं फिलहाल और अभी सब जितने भी यहाँ उसके संभावित ठिकाने हो सकते हैं सभी जगहों पर दबिश दी जा रही है। तो हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। पीड़िता के गाँव में हमारे सीओ विकास नगर वहाँ पर कैंप कर रहे हैं। वहाँ जाकर उन्हें सभी गाँव वालों से और सभी लोगों से बातचीत भी करी है और सभी लोग वहाँ पर पीड़िता के प्रति संवेदनशील हैं और पीड़िता का साथ देने की वहाँ बात भी सभी लोग कर रहे हैं और सभी लोग पीड़िता के फेवर में हैं कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ वो कार्रवाई अवश्य करवाएंगे। पीड़िता के परिवार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। शिक्षक ने युवती के साथ दुष्कर्म किया है। बता दें कि यहाँ पर यह मामला जैसे ही प्रकाश में आया तो पुलिस भी हरकत में आई और जान से मार देने की धमकी लगातार उस युवती को दी जा रही थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इलम सिंह चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। इलम, आखिरकार ये पूरी खबर क्या है जहां पर एक युवती के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की जाती है, शिक्षक पर तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं। जी निश्चित, ये जो चक्राता जनजाति क्षेत्र है, थाना क्षेत्र चक्राता के अंतर्गत ये मामला है। एक मंझगांव में एक प्राथमिक विद्यालय का एक शिक्षक है, उसके द्वारा अनुसूचित जाति की एक युवती उसको जो है एक काम के लिए बुलाया पहले और उसके बाद जो है ना दिन में जब ज्यादा धूप थी तो उसको उसके साथ जो है उसने छेड़छाड़ करी। उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। तो ये घटना 10 तारीख की है और लगभग 3 दिन बाद पीड़िता के भाई ने थाना चक्राता में तहरीर दी और तहरीर के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए इसमें जो है गहनता से जो है जांच कर रही है और जो पीड़िता है उसका क्या बोलते हैं उसका बयान दर्ज कर लिया है। उसको जो है ना क्या कहते हैं यहाँ विकास नगर नीचे लाया गया क्योंकि वहाँ ऊपर 2 दिन की छुट्टी थी तो मेडिकल कराया गया और साथ ही उसके जो बयान है उसको भी दर्ज किए जा रहे हैं। और कल से यहाँ जो एसपी देहात है वो भी यहाँ पे स्वयं इसका मॉनिटरिंग कर रही है और जैसे गाँव वालों का जो इस पे दबाव आ रहा था क्योंकि पूर्व में भी इस शिक्षक के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है ऐसे ही एक मामले में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का। उस समय भी पंचायती दबाव बना करके मामले को रफा दफा किया गया। और बिल्कुल इलम, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि महिला युवती पर दबाव बनाया जा रहा है, साथ ही साथ परिवारजनों पर भी दबाव बनाया जा रहा था और जान से मार देने की धमकी यहाँ पर युवती को बार बार दी गई। आखिरकार शिक्षक की ये मानसिकता कब से बदली और आखिरकार युवती के बयान में क्या कुछ दर्ज कराया गया है, क्या कुछ कहा जा रहा है? जी, ये दरअसल में यहाँ इस तरह के जो मामले हैं ये इंटीरियर क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। तो पुलिस ने स्पेशल जो यहाँ सीओ विकास नगर है वो कल से गांव में जो है स्वयं वहाँ पे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को ताकि किसी प्रकार का इनके ऊपर दबाव ना बनाया जा सके क्योंकि इनको जान से मारने की धमकी भी मिल रही थी तो इसलिए इनको प्रोटेक्शन भी दी जा रही है। ठीक है इलम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर लगातार अपडेट हम तक पहुंचाते रहिएगा। और इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं। रुड़की के पिरान कलियर में विश्व प्रसिद्ध दरगाह को अपनी आधिकारिक वेबसाइट मिल चुकी है, जी हां, जिसका शुभारंभ रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा ने किया है। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा ने कहा है कि डिजिटल अभियान को समर्थन देते हुए यहां पर जायरीनों की सुविधा के लिए पहल शुरू की गई है। इस वेबसाइट पर पिरान कलियर आने वाले जायरीनों को दरगाह से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी, जो सेवाएं और सुविधाएं प्रशासन की ओर से मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने कहा है कि वेबसाइट के जरियान दरगाह की गेस्ट हाउस की ऑनलाइन बुकिंग भी घर बैठे करा सकेंगे।
पिरान करियर, जिसमें जो है देश विदेश के श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए और देश विदेश के श्रद्धालुओं की एक आस्था है। इसमें जो है जायरीनों को श्रद्धालुओं को बहुत तरीके की सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि एक लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा ऐड होगी, साबरी गेस्ट हाउस की ऑनलाइन बुकिंग उसकी सुविधा होगी, दरगाह में क्या चल रहा है नहीं चल रहा, तो इससे जो है बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी आएगी। इस किस्म का भी ऑप्शन जो है लाइव ऑनलाइन डोनेशन का, जिसको जो है हमने पेमेंट गेटवे के थ्रू इंटीग्रेट करवाया है, तो उससे जो ATG सर्टिफिकेट भी डाउनलोड होगा श्रद्धालुओं को, तो देश विदेश से घर बैठे ही श्रद्धालु जो भी इच्छुक हैं तो वो जो है दरगाह के विकास कार्यों के लिए और गरीब ज़रूरतमंदों के नाम पे भी जो है दरगाह में जो है डोनेशन कर सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ज्योतिर्मठ के गांधी मैदान में नरसिंह नवदुर्गा सेवा समिति की ओर से आयोजित रामलीला महायज्ञ का समापन हुआ है। वही रामलीला मंचन में भगवान राम की ओर से लंकापति रावण का वध कर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया गया और वध होते ही पूरे पंडाल में जय श्री राम के जयकारे गूंजने लगे, जिसके बाद भगवान श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक कर उन्हें लंका का राजा पाठ सौंप दिया। इस रामलीला महायज्ञ में भारी संख्या में राम भक्त मौजूद रहे। बता दें कि हर वर्ष बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू होने से पहले ज्योतिर्मठ में रामलीला महायज्ञ का आयोजन होता है। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहे हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।